अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये 2014 की बात है जब उस वक्त नैब को लगा था कि उस वक्त के वज़ीर पेट्रोलियम करप्शन कर रहे हैं। करप्शन भी कोई छोटी मोटी नहीं, 16 अरब डॉलर के LNG के मुआहदे के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान कतर के साथ कर रही थी। नैब ने बताया कि मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया और उसी इल्ज़ाम के साथ मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़े नाम और उस वक्त के वज़ीर पेट्रोलियम के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बना। दिसंबर 2016 में नैब के बड़े अफसरान इस्लामाबाद में एक दफ्तर में सर जोड़कर बैठे और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये रेफरेंस तो सिरे से बनता ही नहीं था, इसमें कोई शवाहिद ही नहीं थे, लिहाजा इस फाइल को ठप कर दिया जाए। फिर लगभग 7 महीनों के बाद ही वही वज़ीर पेट्रोलियम मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। यही LNG रेफरेंस 2019 में भी एक बार फिर इमरान खान की हुकूमत में खोला गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही कि रेफरेंस के पल्ले कुछ था ही नहीं। नैब ने तो केस को छोड़ दिया, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी नैब को छोड़ने को तैयार ना थे। वो तो नैब के इदारे को ख़त्म करने का पीछा करने लग गए और आज तक वो ये कहते हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है और इसे विक्टिमाइजेशन के लिए रखा गया था। नैब आज तक आगे आगे है और अब्बासी साहब पीछे पीछे। अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सबसे करीबी और वफ़ादार साथियों में से एक थे। उनकी सिंसियरिटी का ये सबूत था कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को निकाला गया और उनका नाम लेने और कवरेज पर पाबंदी थी, तब भी शाहिद खाकान अब्बासी किसी भी फंक्शन पर बहसियत वज़ीर आज़म पहले नवाज शरीफ का नाम लेते, फिर अपनी बात सुनाते। उनका ये अमल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शायद उनकी शख्सियत को लेकर मना करना भी मुश्किल था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत में उन पहले 3-4 नामों में से एक थे जिनके बगैर पार्टी का कोई भी फैसला मुमकिन नहीं होता था। और उस वक्त फैसले भी कोई छोटे मोटे नहीं होते थे, यानी कहें कि मुझे क्यों निकाला की तहरीक और कहीं वोट को इज्जत दो जैसा मकबूल और मुश्किल बयानिया ऐसे ही साथियों के साथ मिलकर बनाया गया था। फिर इस बयानिए पर पार्टी खामोश हुई तो शायद खाकान अब्बासी भी पार्टी से खामोश हो गए। उनकी ये खामोशी आज तक एक राज भी है, लेकिन नून लीगी कारकुनों की हद तक आज भी वो एक बहुत बड़ी आवाज़ हैं। अगरचे आज वो अवाम पाकिस्तानी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन अपनी साबिक पार्टी के सरबराह यानी मियां नवाज शरीफ से वो ऐसा नहीं लगता कि शायद वो बहुत नाराज़ हैं। कहते हैं कि नून लीग में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन नवाज शरीफ को एक कॉल आएगी तो उनको ज़रूर मिलने चला जाऊंगा। आजकल की नाजरीन जो बदतरीन सियासी एक डिवीज़न है, पोलराइजेशन है, सियासी तकसीम है, इदारों की लड़ाई है, इसमें अब्बासी साहब का एक बड़ा वाज़े क्लियर कट एक मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस को फिल फॉर अपना टाइम पूरा करके रुखसत हो जाना चाहिए। और आइनी तरामीम के हवाले से जो भूचाल आया हुआ इस मुल्क में, वो ये कहते हैं कि रात के अंधेरे में आइनी तरामीम लाना मुल्क की बदकिस्मती होगी। वो यहाँ तक कहते हैं कि मुल्क में आइनी तरमीम से पार्लियामेंट ही बेखबर है, हत्ता कि वो तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में भी यही कहते हैं कि तरामीम की उन्हें भी कोई ख़बर नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है फिर आइनी तरमीम के हवाले से पता किसको है, कौन ला रहा है, किसके लिए ला रहा है? तो इसका जवाब लेते हैं उन्हीं से। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब और अवामी पाकिस्तान सरबराह के पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल आखिर हमेशा कहते थे लाहौर आऊँगा, स्टूडियो में आऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी, वक्त निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह, जो मुल्क में इस वक्त हो रहा है आइनी तरमीम को लेकर जो एक भूचाल आया हुआ है, आप कहते हैं कि इसका तो शहबाज शरीफ को भी नहीं पता, बाकी तो बड़ी दूर की बात है कि नून लीगियों को पता है, नहीं पता है, पीपल्स पार्टी वालों को पता है, नहीं पता है, MQM वालों को पता है, नहीं पता। पता किसको है अगर शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता? मैं तो इस बुनियाद पे कहता हूँ कि आइनी तरमीम को मामूली चीज़ नहीं होती, ये बड़ी सोच समझ कर की जाती है। और उसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म जो है वो असम्बली में आकर कहता है कि ये तरमीम मेरी जमात ला रही है या ये कोलिशन ला रही है। हाँ। और ये उसके मकासद हैं। हाँ। ये बिल ले होता है। हाँ, बहस होती है और लंबी बहस होती है। हाँ। उसके बाद जाके आइनी तरमीम जो होती है उसको पास किया जाता है या नहीं किया जाता, कंसेंसस होता है। जी जी। बल्कि जब भी आप आइनी तरमीम इस किस्म की करेंगे जो कंट्रोवर्शियल हो, जिसमें अपोजिशन साथ शामिल ना हो, तो इससे पहले जो तरामीम हुई है अपोजिशन को मिलाकर हुई हैं। जी जी, 18वीं तरमीम थी, 25वीं हो, तो अब आप तो अवाम के सामने रखने को तैयार नहीं है। इसके मतलब दाल में कुछ काला हुआ ना, आपको छुपा रहे हैं।
पूरी दाल काली लग गई। नहीं फिर कोई काली दाल है, फिर मतलब काली दालें होती, तो अवाम को दिखा तो दें। हाँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अवाम के सामने रख दें, उनकी राय सुन ले, वो क्या कहते हैं इस बारे में। टीवी प्रोग्राम पर बात होगी, बार काउंसिल में बात होगी, चेंबर में बात होगी, अवाम बात करेंगे, एडिटोरियल आएंगे, उसके बाद आईनी तरमीम करें, क्योंकि आईनी तरमीम तो हुकूमत के बहुत अरसा बाद तक जारी रहेगी। लेकिन जो बहस मुबाहिस टीवी चैनल्स पर भी चल रहे हैं, जो खुद आखिर वज़रा बता रहे हैं, आईनी अदालतों की बात हो रही है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि मिसाक जमहूरियत 2006 में जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था, वो कहते हैं हमने तो उस वक्त ये तय कर लिया था, हम तो बाद में लाना चाहते थे, नून लीग इसमें बड़ी रुकावट बनी है। तो बात यह कि बाद में 18वीं तरमीम भी हुई, 24वीं भी हुई, 18वीं हुई, 24वीं, 25वीं, महल एक आध और हुई थी बीच में। तो 2006 से आपने तय किया हुआ है। जी, तो आप अब तय नहीं कर सकते ना। उस वक्त 2 जमातें थी मुल्क में बड़ी, अब बहुत सी जमातें हैं। आज कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, आज अपोजिशन है, आज मुल्क की आवाम है, मुल्क के हालात बदल चुके हैं। उस वक्त आपने किया, आपने किसी और मकसद के लिए किया था, अब मुल्क के हालात बदल गए हैं, क्या अवाम के सामने रखें ना। जुडिशरी ने कभी बात की है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हद कहाँ शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट की हद कहाँ ख़त्म होगी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रात को मेरे साथ एतजाज़ साहब प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे आप कहाँ बैठना है, आईनी अदालत के चीफ कहाँ बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ कहाँ बैठेंगे, एक ही तो बिल्डिंग है आपके पास। बिल्डिंग और बन जाती है, लेकिन उनकी जुरिसडिक्शन कहाँ प्लान है आपके पास? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक मज़ाक़ खेज़ बातें हैं कि सिर्फ एक आदमी मुल्क का चीफ जस्टिस ना बन सके, उस पर सारी खेल है। ये सिर्फ इदारे के एक चीफ को, जी, जो अगले एज के हिसाब से मामला चल रहा है, मंसूर, वो उन्हीं की बारी है। जी जी जी, मैं यकीन मैं ना उनको जानता हूँ, ना उनके बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन जो भी बन रहा है उसका हक है, निज़ाम बना हुआ है, उसी निज़ाम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस बने, इससे पहले वाले भी उसके तहत बने थे, अगला भी बनेंगे। क्या रुकावट है? क्या आज पूरी हुकूमत, पूरे मुल्क का निज़ाम एक जज से खाइफ है? और जो कुछ उनके बारे में सुना है कि बड़े वो दरमियाने यानी रास्ते पे चलने वाला आदमी है, सबको कंसेंसस से चलने वाले आदमी है, कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल। इसको आप दूसरी चीज़ से भी तो ज़रा जोड़ के देखें, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और पीटीआई उनके बारे में क्या कहती है और ये उनके बारे में क्या कहते हैं, तो आप कहानी कहाँ से शुरू होती है? फिर इमरान खान से। जी जी, फैसले किसके हवाले से आने, सजाएं किसको दिलवाना चाहते हैं, तो कहानी तो इमरान खान से जुड़ी है ना। फैसले देखें, ना इमरान खान की बात है, ना फैसले आइन के मुताबिक होते हैं, कानून के मुताबिक होते हैं। किसी को रिलीफ मिल जाएगा, कुछ की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, यही होता है हमेशा हर फैसले में। एक पार्टी चाहती है कि सज़ा हो जाए, जो दूसरा होता है कहते हैं बच जाऊँ, तो ये मामलात आइन के मुताबिक ही होते हैं। तो ये क्या आप अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि अदालत एक फैसला देती है, आप कानून ले आते हैं और बाद में आप कहते हैं जी हम तो कानून ले आए, हम तो पाबंद नहीं है? ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं, बिल्कुल गलत है, ये इलीगल है। और मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, ऐसे कानून को सस्पेंड करना चाहिए कि इसके मतलब बताएं क्या है। कल तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हुकूमत एक कानून ले आएगी। आपको पसंद नहीं आएगा, आप कानून ले आएंगे। आज की छुट्टी हो गई। अब आज देख लें, ना हुकूमत मान रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ना इलेक्शन कमीशन मान रहा है। आज इदारे, आईनी इदारे आपस में मुतसादिम है, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। जी, खड़े हो गए। ये इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है या मजबूर है? फर्क है इस बात में। मजबूरी, कंफ्यूजन नहीं है, इसमें गुंजाइश नहीं है ना यहाँ कंफ्यूजन की गुंजाइश है, ना यहाँ मजबूरी की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आपने इम्प्लीमेंट करना है। इससे पहले यूसुफ गिलानी साहब की हुकूमत टूटी, वो भी कहते मैं नहीं जाता, घर क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट। फिर मियाँ साहब की हुकूमत टूटी, कहते मैं नहीं जाता हूँ, नहीं मानता हूँ, मैं कानून पास कर लेता हूँ। फिर क्या होता? ये गलत रवायात मत डालें, इनकी गुंजाइश नहीं है, ये कम्प्लीटली इलीगल कानून है। तो इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है कि हम मानें किसकी, इसका मतलब है सुपरमेसी की जंग शुरू हो गई है, हम पार्लियामेंट की मानें। उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानना पड़ेगा। सियासतदान कहते हैं पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास तशरीह के लिए चला गया, उन्होंने तशरीह कर दी, बात ख़त्म हो गई, अब वो तशरीह हो चुकी है। अब आप आईनी तरमीम करके उसकी नफ़ी कर सकते हैं, आप एक आम कानून से नहीं कर सकते, लेकिन वो नफ़ी भी मुस्तकबिल में होगी, माजी में जाकर नहीं हो सकती।
जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है उस वक़्त के आइन की तशरीह कर दी है, उसके मुताबिक फ़ैसला हो गया। अगर आपने आइन बदलना है मुस्तकबिल में उसका इतलाक़ होगा। आप खुद एक पार्टी के सरबराह हैं, तो आप इन मामलात को चैलेंज क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं तो चैलेंज मैं चैलेंज कहाँ पे करूँ? क्या अदालतों को नज़र नहीं आता कानून क्या बना है? मेरे फैसले की नफ़ी तो नहीं हो रही, उनके फैसले की नफ़ी हो रही है, मुझे उनको बताने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से इख्तलाफी नोट आ रहे हैं, आपको नहीं लगता हमारी तो अदलिया भी पोलराइज्ड हो चुकी है? नहीं, इख्तलाफी नोट तो हक होता है ना, हक है, बिल्कुल ठीक है। जो उसमें एक जो यानी अनप्रेसिडेंटेड बात है, यूनिक बात है कि उस फैसले में बड़ी सख्ती से अटैक किया गया है डिसेंटिंग जजेस पर जी। ये एक बड़ी अजीब बात है, और मेरा ख्याल है कि ऑथर जो है वो जो चीफ जस्टिस बनेंगे वही हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं। तो ये उन्होंने एक बड़ी अनोखी बात की है। मैंने कहा मैं ना उनको जानता हूँ ना काजी फैज़ी साहब को जानता हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब बात की। तो उनके आपस में दरमियान जो ख़तों किताबत हो रही है चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब के दरमियान और मंसूर अली शाह साहब के दरमियान, तो ये मामला आपको लगता है कि आईनी बहरान की तरफ हम बढ़ रहे हैं? आईनी बहरान हो, जब भी रवायात भी होती हैं जुडिशरी की, क्या उसकी किसी ने पासदारी की है? सब अवाम की नज़रों में सब बदनाम हो रहे हैं, इदारा बदनाम हो रहा है, मुल्क का निज़ाम ख़राब हो रहा है। अब सबको आज सोचने की ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। आईनी अदालत इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है? नहीं, आईनी अदालत की मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं 55,000 केसेस यहाँ पे हैं, सेशन कोर्ट में लाखों, हाई कोर्ट्स में लाखों पेंडिंग है, हमें तो ज़रूरत है, हमें तो ये उधर दे। उसमें से कितने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं, कितनी उसमें से एडमिसिबल हैं? आप बैठे ना, कल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? कैसे वहाँ यही मुकदमे जाएंगे ना? यही मुकदमे हैं, तो ये मुकदमे या एक बेंच बना दें, कर दें। ये पिछले साल एक लेजिस्लेशन हुई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ पर कमेटी बननी थी जी। तो सिर्फ ये नहीं है, जो लोअर कोर्ट्स का क्या होगा, वहाँ पर जो लाखों केसेस पड़े उनका क्या होगा? भाई आप यहाँ पर अगर केसेस हैं तो आप बैठें और केसेस को हल करें। मैं आपको बग़ैर कुछ जाने या रिकॉर्ड देखे बता सकता हूँ, 1/4 केसेस तो देखने के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, वो एडमिसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये स्टेटिस्टिक्स ये है, 1/4 सिर्फ देखें, फाइल पढ़ें, फारिग, उसके बाद बाकी है उनको देखें। टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर 2006 से आप लोगों ने तय किया हुआ है तो इसका मतलब है वही आप वाली बात, देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। नहीं, 2006 के बाद अगर 18 साल बाद आपको याद आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उस वक्त डिबेट तो नहीं हुआ था ना, 2 अफराद बैठे, उन्होंने कहा जी हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। मैं देखूंगा वो मिसाक जमहूरियत में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, लेकिन चले मान लेते कि उस वक्त बात हुई थी। तो क्या आज मुल्क का क्या कसूर है? 18 साल बाद आपको याद आ गई है। सही। मौलाना साहब तो माने नहीं है, उसके बावजूद बिलावल साहब का इतना कॉन्फिडेंट होना कि मौलाना साहब नहीं भी मानेंगे लेकिन आइन तरमीम हम पास करवा लेंगे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे कौन है, क्या राज है, कैसे नंबर्स पूरे करेंगे ये लोग? ये कॉन्फिडेंस के पीछे जो मसवदा आया है आइनी तरमीम का, उसके अंदर एक शेक है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। 6 वो परसों पटिशन लगी हुई है जी, कि आप फ्लोर क्रॉसिंग कर लेंगे, हाँ। बाद में वो आपका वोट काउंट हो जाएगा। तो कुछ बंदे पकड़ लेंगे दूसरी जमातों के जो वोट नहीं दे रहे, मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान में। तो ये अब क्या कैसी हमारे मुल्क में ऐसे ही 2/3 की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये बड़े गलत प्रेसिडेंट्स हैं, माजी में भी ये काम होते रहे हैं, उल्टे सीधे हम लोगों को पकड़ा, किसी को डराया धमकाया, इधर ले गए उधर ले गए, उसको भी तबाह हो गया, आप भी तबाह हो गए, मुल्क भी नुकसान में चला गया। हमने कुछ सीखा? हम कैसे कहें कि नून लीग ने माजी से कुछ चीज़ सीखा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? किसी ने नहीं सीखा, किसी ने नहीं सीखा। कि सब सीखी है ना, जुडिशरी सीखी है ना, सियासतदान सीखे हैं, वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं और ज़्यादा शिद्दत से रिपीट कर रहे हैं, ख़राबी को बढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे। मियाँ साहब को वाकई नहीं पता होगा आपके ख्याल में, वो तो वोट डालने के लिए गए थे उस दिन, पिछले हफ्ते इतवार, आपको पता ना रात को क्या होता रहा? मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, 40 साल से मुल्क की सियासत में हैं, आला तरीन ओहदों पर रहे हैं, इस पार्टी के सदर हैं। आज उनकी जमात कौमी असम्बली में, सेनेट में वोट डाल रही है, वो खुद वोट डाल रहे हैं। तो कानून यकीनन उन्होंने देखा होगा, उनको अपनी राय का इजहार करना चाहिए कि इसके हक में है नहीं। जब वोट डालेंगे तो हक में ही हो जाएंगे। ज़ाहिर अगर वो इस्लामाबाद गए थे वोट डालने के लिए, जी। अगर वकला तहरीक शुरू हो जाती है, 2007 की वकला तहरीक हमें भी याद है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से याद है। नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा याद है।
आपको ज़्यादा मैं याद उसके हक में नहीं था, ना मैं उसका हिस्सा था। क्यों? वो आपके उस वक्त के लीडर, मैं उस तहरीक की हकीकत जानता था। सब फ्रॉड था। उसको छोड़ो, मैं नहीं कहता हूँ। नहीं पता होना चाहिए ना सर। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ एक ट्रूथ कमीशन बना दें, आपको बहुत से हकाइक नज़र आ जाएंगे। जिनको हम इस मुल्क में हीरो समझते हैं वो फ्रॉड थे, जो फ्रॉड थे वो शायद हीरो हैं। अजीब से मामला है हमारे, हमने हकीकत को मसख कर दिया, हम तारीख को मसख कर दिया। तो आपकी बातों से ये चीज़ समझ में आ रही है कि वकला को इस्तेमाल किया गया या उस वक्त चौधरी साहब भी इस्तेमाल उस वक्त एक मकसद था, जनरल मुशर्रफ को साइडलाइन करना। वो मकसद हल हो गया। तो आज अगर वकला तहरीक शुरू करते हैं, वकला अगर इस बुनियाद पे करते हैं कि आइन अवाम के सामने आना चाहिए। देखिए, मैं आप हुकूमत है ना, आप कह रहे हैं मैं ये तरमीम करना चाहती हूँ, हाँ ठीक, आप अवाम के सामने ले आए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अवाम के सामने ले आए, उसको डिफेंड करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर आप रात की तारीकी में पास करेंगे बग़ैर पढ़े, फिर मेरा इख्तलाफ है, फिर वकला को भी इख्तलाफ होगा। बकौल आपके तो शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता, तो कहाँ से ढूंढ के ले आए मुसविदा, किसके पास पड़ा नहीं, है? मुझे नहीं पता ना। देखिए, अगर वज़ीर-ए-आज़म को पता था, उनका तरमीम इतवार के दिन 4 दफ़ा टाइम रखा गया काबीना का कि मुसवदा पास करेगी, 4 दफ़ा सेनेट बुलाई गई, 4 दफ़ा कौमी असम्बली का टाइम बदला गया, क्योंकि नंबर्स नहीं पूरे हो रहे थे। जी नंबर्स नहीं हो रहे थे। तो अगले दिन आके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते जी मैं तो इतनी ज़बरदस्त तरमीम ला रहा था, ये देखें मेरा मुसवदा था। आपने बिल ले ही नहीं किया हाउस में। पहला कदम होता है बिल हाउस में ले करना पड़ता है। नंबर्स पूरे नहीं है, जब पूरे हो जाएंगे तो पास हो जाएगा। यहाँ कानून और तरमीमी बिल 10-10 साल पड़े रहे हैं असम्बली के अंदर। ये जो बीच में सारे गैप्स हैं, ये बिल आज भी शायद मौजूद हों। इसके पीछे कौन है? किसके? इन तरमीम के पीछे सर मुझे क्या पता, मैं तो तवक्को ये रखता हूँ कि हुकूमत ही है। सिर्फ तवक्को रखते हैं जी, मैं तो यही कह सकता हूँ ना, बाकी तो क्या सारा ही होगी। कोई बताएगा कि अमेरिका था, कोई कहेगा थी, कोई कहता है रूस है। हमारा तो यही कहानियाँ क्या सारा ही शुरू हो जाती है। जिम्मेदारी हुकूमत की है, जिम्मेदारी वोट देने वालों की है। सही, क्योंकि वो जवाबदेह हैं। वो जवाबदेह तो अवाम को वो हैं, अवाम ने उनको भेजा है जी। लेकिन अवाम ने तो 45 वालों को भेजा था। ये भी एक मसला है, अवाम ने भेजा या नहीं भेजा। 5 वालों को भेजा था। ये भी मसला है। ये ज़रा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं कि अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है तो ये भी फॉर्म 47 वाली आईनी तरमीम होगी, इसकी फिर अहमियत क्या होगी? सर फॉर्म 47 की हो, जो भी हो, वो आईनी तरमीम तो हो जाती है ना। ज़रा वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो पार्लियामेंट ये तरमीम करने जा रही है, पहले इसका फैसला होना ज़रूरी नहीं था कि फॉर्म 45 वाले होते तो ये तरमीम होनी चाहिए थी? तो वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, 7 महीने हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की जिम्मेदारियाँ हैं कुछ। जिस मुल्क में आइन के बारे में इतना शक शुबा पैदा हो जाए, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया है, गलत किया सही किया कर दिया, रिजल्ट जारी कर दिए, सही, कुछ इलेक्शन पिटिशंस भी आ गई। हाँ। अब जब इतनी इस हद तक एक आइनी इदारे के काम पर सवाल उठ जाएं, इलेक्शन कमीशन के काम पर, फिर सुप्रीम कोर्ट का काम था कि इसकी तय तक पहुँचे कि हुआ क्या मुल्क के। ये बुनियाद है ना सियासत की, जमहूरियत की, पार्लियामान की बुनियाद इलेक्शन ऑफ कोर्स। तो अगर वही इन क्वेश्चन आ गए हैं तो आप उसकी तय तक पहुँचते, कुछ ना करते, एक एक हल्का करके प्रिजाइडिंग अफसर को बुलाते सबको। हर हल्के में 300-400 प्रिजाइडिंग अफसर है। वो उनका पता ही नहीं चलता। जो नहीं, वो पता लगा सबकी लिस्ट मौजूद। वो कहाँ हैं जो आए थे सामने और कहा सब लिस्ट मौजूद थे। भट्टा साहब क्या थे? जी, वो कमिश्नर पिंडी थे। हाँ, उनको बुला के पूछ लें कि आप क्या कह रहे थे। वो दोबारा गायब ही हो गए। जी, वो गायब हो गए। वो अपना मकसद पूरा कर लिया। अपना मकसद पूरा, मकसद क्या था हमें नहीं पता, आपको पता होगा। नहीं, मैं तो मुझे क्यों पता है। वो भी एक मुहिमा है। चट्टा साहब मेरी उनसे अच्छी, हमारे कमिश्नर थे पिंडी के, मेरी उनसे अच्छी गपशप थी। बहुत मोहतात आदमी, बड़े समझदार आदमी थे। मैं बड़ा हैरान हुआ वो देख कर। हाँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ दाल काली है सारी। वो भी ड्रामा था। वो भी काली दाल। हुकूमत काजी फायज ईसा साहब को
सेटल्ड क्यों, अपने पास पास क्यों रखना चाहती है? ऑल दो वो कहते हैं कि अभी मुसव्वदे में ये चीज़ शामिल नहीं है कि एक रिटायर्ड जो जज होगा वो आईनी अदालत का सरबराह होगा। खबरें यही आ रही हैं, डिस्कस हो रहा है कि खबरों की बात नहीं है। आज चीफ जस्टिस साहब के बारे में, काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में, जिनकी बहुत इज्जत थी मुल्क के अंदर, उनकी अपने कुछ फैसलों से और अपने जो उन्होंने खामोशी अपनाई है इस मामले पर, इससे उनकी साख मुतासिर हो रही है। तो उनके लिए बेहतर है कि वो आज ही इस बात को क्लियर कर दें कि मैं इस दिन घर जा रहा हूँ, बस, और मैं इसके बाद कोई नया कोर्ट बने मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा जी, ना मैं यहाँ पे रहूँगा। और आईनी तरमीम के बारे में अपनी राय का इजहार कर दे तो और बेहतर हो जाएगा, ताकि ये मामला ख़त्म हो ना कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब्बासी साहब, ये बड़ा एक अलमिया है जब आज हम अपने मुल्क में ये सुनते हैं कि अदालतों में जब बेंचेस बन जाएं तो पता चल जाता है जी फैसला किस हक़ में आएगा। कल मैंने एतजाज़ साहब से ये सवाल किया कि 63A के बारे में जो पटिशन लगने जा रही है, अगर ये फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती है तो इसके क्या असरात होंगे। कहते मुझे ज़रा पता चल जाए ना बेंच में बैठा कौन है, मैं आपको बता दूंगा। यही हालत है। ये आप देखिए ना, अगर सीनियरिटी आप ख़त्म कर रहे हैं और अपनी मर्जी का आपने जज लगाना है, बाकियों को क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि इतने सीनियर जज जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनमें कोई काबिलियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये तेरा जज, मेरा जज, तेरी हुकूमत आएगी तो अपना लगाएगा, मेरी आएगी मैं अपना लगाऊंगा, फिर तो हम इस कहानी से बाहर ही नहीं निकलेंगे। फिर आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज जज मिलेंगे, कॉम्प्रोमाइज चीफ जस्टिस मिलेंगे। और फिर आप जो एक और कर रहे हैं कि जजेस की ट्रांसफ़र, तो जज और SDO बराबर हो जाएगा, पटवारी और जज बराबर हो जाएगा। अच्छा, उससे आज नाराज़ हुए उसको भेज दो जी, हमारी मर्जी का फैसला नहीं दे रहा, इसको इस्लामाबाद से उठाया बलूचिस्तान भेज दिया, सिंध भेज दिया, सिंध वाले को बलूचिस्तान भेज दिया, पंजाब भेज दिया। ये सारी ये खेल होती रहेगी। ये लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कि जैसे सदा इन्होंने बैठे रहना है? हमेशा हर जो ताकत में होता है उसको ये ज़ोम होता है कि मैं मुस्तकिल हूँ, हमेशा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। बहुत से आए, बहुत से चले गए। तरमीम हो जाएंगी, तरमीम कर लेंगे जी। यहाँ कौन सा, जब मुल्क में कानून ना हो तो तरमीम हो जाती है। कैसे? जब कानून नहीं है ना, आप 2-4 बंदे ढूंढेंगे, उनको मार पीट करेंगे या कोई लालच देंगे, उनको वो वोट दे देंगे और उनको इस्तिस्ना हासिल हो जाएगी। कल उनको फॉर्म 47 में जिता देंगे फिर से। सिर्फ ये फ्लोर क्रॉसिंग का मसला हल होने की देर है जी, वो भी इसका हिस्सा है, 63 का हिस्सा है, तरमीम का हिस्सा है ना। हाँ, अगर उसकी इजाज़त हो जाती है जी। नहीं, वो तरमीम का हिस्सा है। इस तरमीम के हक में जब वोट देंगे, तरमीम पास हो जाएगी तो वो बच जाएंगे। नहीं, आप बनियों ने बंदे कैसे पूरे करने हैं? अभी पूरे होंगे ना, दाड़ के और इस अभी ऐसे ही पूरे होते हैं, ऐसे ही पूरे। मौलाना ना भी माने, आपको लगता है पूरे हो जाएंगे? जी, मौलाना साहब को साइडलाइन कर देंगे। मौलाना साहब तो मतलब मौलाना साहब असूल के साथ खड़े हुए हैं। मौलाना साहब अपने आप को बचा रहे थे। अगर ये सारी तरमीम उनके खाते में पड़ जाती, कि मौलाना साहब उनके गले में लग जाती कि जनाब ये देखें मौलाना साहब ने तरमीम, जिस तरह अभी तक नून लीग भुगत रही है बाजवा साहब की एक्सटेंशन। हाँ, और वो आज ऑन नहीं करते। कौन? नून लीग कहाँ ऑन करती है? बिल्कुल ऑन क्यों नहीं ऑन करते? वोट दिया है। मरियम साहिबा कहती हैं इस गुनाह में हम इस गुनाह में शरीक होना चाहते थे। हम शरीक थे, कोई ऐसी बात नहीं है। गुनाह वो नहीं था, वो सब ने वोट, मुस्लिम लीग नून वोट ना भी देते गुनाह सरजद हो जाता। मुस्लिम लीग एक वोट भी ना डालती, लेकिन आज सारा पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक्सटेंशन दी है। बिल्कुल भूल गए हैं कि PTI ने वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया, बाप ने दिया, MKM ने दिया, सब ने वोट दिया, लेकिन खाता मुस्लिम लीग। तो यही तरमीम के साथ भी यही होता। मौलाना के साथ यही हाल, मौलाना साहब के ये हमेशा पलड़े में पड़ा रहता। अच्छा, कल आर्मी चीफ साहब कराची में थे, ताजिरों से, बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जो मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे ना, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उनको शिकस्त दे दी है। ये इशारा किस तरफ था? इसका जवाब वही दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कौन मायूसी फैला रहा है। मायूसी तो हर आदमी मुल्क के अंदर मायूस नजर आता है। यकीन करें, जितने आज नौजवान मायूस हैं, जिस तादाद से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उसमें मायूसी, लोग सीधी सीधी बात करते हैं। यहाँ बड़े बड़े कारोबारी लोग वो कहते हैं मैं तो बच्चे को कह दिया जी दुबई में सेटल हो जाओ, अमेरिका में सेटल हो जाओ, इधर सेटल हो जाओ। जो लोग कभी कहते हैं हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहते हैं हम तो मुल्क बड़ी बदनसीबी है आज। अच्छा, सिर्फ आम आदमी नहीं, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जी। तो इस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये रात के अंधेरे में आईनी तरमीम करके मामला दुरुस्त नहीं होगा, मज़ीद ख़राब होगा। जो मुल्क रात के अंधेरे में तरमीम करते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इन्वेस्टर कहता है कि ये तो आइन तरमीम कर लेते हैं बगैर देखे। मेरी कल कानून बदल देंगे, कहेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट खा जाओ।
हाँ बिल्कुल सही। मैं तो मतलब ये सोचे ना इन बातों को। अच्छा, IMF को क्यों लग रहा है, आपने देखा होगा उनके चीफ का बयान, वो कहते हैं मुल्क स्टेबिलिटी आ रही है, मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है। वो उनको कौन से पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं? सर वो अपने पैरामीटर्स देखते हैं। क्या उनके पैरामीटर्स होते हैं? देखिए उनका एक मॉडल है, आपने कंडीशनलिटीज तय की, आपने पूरी की, उन्होंने पैसे रिलीज कर दिए, तो अब वो यही कहेंगे जी कि स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी उनकी स्टेबिलिटी और हमारी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन बड़ा फर्क डिफरेंट है। हाँ हमारी स्टेबिलिटी है कि मुल्क तरक्की करेगा, हाँ हाँ, नौजवान को रोजगार मिलेगा, ठीक है। उनकी स्टेबिलिटी है कि जनाब हमारे कर्जे किस तरह इन्होंने जो बातें तय की हैं वापस आएंगे। हाँ। अब हमने मान लिया है तो अब ये स्टेबल हो गए, हमारे कर्जे मिल जाएंगे। हाँ, अवाम उल्टी हो सीधी हो, हमारे कर्जे वापस मिल उनका जाएंगे। अवाम से कोई वास्ता नहीं है, अवाम से वास्ता हुकूमत का होता है, उसने उनके लिए काम करना है। आज जो अफरात ज़र है 9.5%, 9.6 है मेरे ख्याल में, उसमें बड़ा एलिमेंट जो तेल की कीमत $100 से 70 पे आ गई, उसका ये इसका बहुत बड़ा उसका एलिमेंट है। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कीमतें कम, सिर्फ कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आई है। रुक गया अब जी और 9.6 हम भूल गए ना, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा अफराद ज़र देखा है, जो दुनिया में कमोडिटी साइकिल आया था 40% तक देखा है, तो अब 9 हमें कम लगता है, 9 बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कैंसर दिखा के बुखार पे राजी हो ही जाता जी जी जी, लेकिन बुखार दूर नहीं हुआ। हाँ, बुखार दूर हाँ, वही बुखार पे राजी तो हो गए ना। बुखार वहीं कायम है। हाँ, कैंसर कायम है। हाँ, बुखार की शिद्दत में कमी आ गई है। हाँ, बुखार की शिद्दत में कमी आ गई है। जिस तरीके से हुकूमत PTI को हैंडल करने की कोशिश करती है, उनके जलसों को, आज देखें जो एहतजाज है क्या हुआ। आपने तो वैसे मैं पूछना भूल गई, आपने तो पिंडी जाना है, पिंडी तो आपका बंद है। नहीं, मैं पिंडी से आया हूँ, बंद था पिंडी रात से बंद है। अच्छा, कल भी बंद है वैसे? जी, वो रात से बंद है। और रास्ते में जो मज़े की बात है कि इस्लामाबाद से बाहर जाने के रास्ते भी बंद है। हाँ, बंद है। यानी अंदर आना चले समझ आती है, भी बाहर जाना क्यों बंद होता है? क्यों हुकूमत इतना सर पे क्यों सवार हो गए? PTI के जलसे, PTI का एहतजाज, इस्लामाबाद में क्या हुआ, लाहौर में भी रास्ते बंद थे, जो कहता ना नहीं बंद थे, लाहौर में भी रास्ते बंद थे, और आज उनके ये हुकूमत खुद क्यों इनको पॉपुलर कर रही है? नहीं, वो मैंने कल किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि जलसा कैसा होगा, मैं कहा जलसा इंशाल्लाह हुकूमत कामयाब करके देगी। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है जलसा कामयाब हो, नहीं ये काम करके। हाँ। भाई जलसा क्या होता है, 5000 आदमी आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, वो 2 घंटे बैठेंगे, बातें करेंगे, घर चले जाएंगे। यही सवाल इनसे हम लोग अब यहाँ पे पूरा शहर बंद है, हर आदमी को तकलीफ है। भाई आप ये जो कानून बनाया है आपने जलसे को कंट्रोल करने के लिए, कानून बनाया है 3 से 6 वाला जलसा, 6 से 9 वाला जलसा। अब उसमें उसकी वजह ये बताई गई कि अवाम को तकलीफ होती है। जितनी तकलीफ अवाम को हो रही है, ये फोन बंद करके और रास्ते बंद करके, जी फोन में आप डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ। तो जितनी तकलीफ आज अवाम को है, जलसा तो उसे क्या तकलीफ देता है अवाम को, तो चंद सड़कों पे तकलीफ होती है, यहाँ पूरे शहर में तकलीफ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई है कि सियासतदान तो सियासतदान, अब इदारे भी आमने सामने आ गए हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात, हत्ता कि मुल्क के सबसे बड़े मुनसिफ भी एक दूसरे से अब इख्तलाफ कर रहे हैं। लगता है कि इस मुल्क में बड़े छोटे का तस्वुर ख़त्म करके सभी अब बड़े बन गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के एक जज के हुक्म से इनहराफ करने का सोचता भी नहीं था, आज वो अदालत उज़्मा के अहकामात पर उन्हें कानून सिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब लग रहा है कि ये एक सुपरमेसी की एक जंग नज़र आ गई है कि सुप्रीम कौन है, कोर्ट है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये बहस लगता है छिड़ गई है। आईनी तरमीम यानी दस्तूर में तब्दीली पर कौमी इत्तफाक राय तो दूर की बात, सारे हुकूमती इत्तहादी भी वसूख से ये बात नहीं कह सकते कि मतनाज़े तरमीम का हतमी मुसवदा है क्या, किसी को नहीं पता। 2 हफ्ते पहले हुक्मरान इत्तेहाद ने उजलत में और नहायत राजदारी से जो 26वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, वो बुरी तरह नाकाम हुई। वफाकी वज़रा जो पहले आईनी तरमीम के वजूद से इनकारी थे, अब तरमीम पास ना होने की वजूहात बताते नज़र आ रहे हैं। नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि नून लीग की हुकूमत अपने दावों के मुताबिक उस रात नंबर गेम ही पूरी नहीं कर पाई।
हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि सदर जरदारी से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी तक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेकर वफाकी वज़रा तक सबकी आनियाँ जानियाँ मौलाना फजलुर रहमान को आइनी तरामीम की हिमायत में वोट डालने पर कायल नहीं कर सकें। पहली नाकामी पर हुकूमत सेनेटर फैसल वाउडा से निकम्मी और नाअहली का ताना भी सुन चुकी है। बज़ाहिर अब आइनी तरामीम का टास्क लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा है, क्योंकि अब आइनी तरामीम के लिए नून लीग से ज़्यादा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े में एक्टिव लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जहां अदालती इस्लाहात के लिए आइनी तरामीम को ज़रूरी और मजबूरी समझते हैं, वहीं पर इसे 2006 में होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अधूरे ख्वाब की ताबीर के तौर पर भी आज वो देखते हैं, जिसमें सियासी जमातों के दरमियान आइनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि 2006 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल रही, फिर नून लीग भी इक़्तिदार में रही, इन दोनों जमातों ने वफाकी आइनी अदालत के लिए तरमीम क्यों नहीं की? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 18 साल बाद एक ऐसे वक्त में जब आप 18वीं तरमीम कर चुके हैं, 24वीं तरमीम कर चुके हैं, अब आप आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं और बड़े शदोमत से, ज़ोर शोर से अब ये कहा जा रहा है क्योंकि ये 2006 में मिसाके जमहूरियत में तय हुआ था कि आइनी अदालत मुल्क की ज़रूरत है और बननी है, तो टाइमिंग हमेशा बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज एकदम जो है वो इस ज़ोर शोर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्यों मिसाके जमहूरियत 2006 में किया गया आपस का जो ये मुआहदा था वो याद आ रहा है। क्या वाकई इस वक्त मुल्क में आइनी अदालतों की ज़रूरत है? दूसरी तरफ हुकूमत के लिए क्यों तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज हैं, इनके जो जलसे हैं वो दर्द सर क्यों बन जाते हैं? क्यों हुकूमत को रास्ते बंद करना पड़ने की ज़रूरत पेश आती है? एक तरफ हुकूमत ये बात करती है कि आवाम को तंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप रास्ते बंद करते हैं कंटेनर्स लगा कर जगह जगह पर, तो आवाम तो ऑटोमेटिकली तंग हो जाते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या राय रखती है? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, शर्जील मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी, आई कैन हियर यू जी। शर्जील मेमन साहब, सबसे पहले तो ये आज जो इवेंट हुआ इस्लामाबाद में एहतजाज का, क्यों लगता ऐसे ही है कि जैसे हुकूमत के सर पर सवार है, तहरीक इंसाफ का कोई जलसा हो, एहतजाज हो? आप देखें पिंडी में रास्ते बंद हैं। अभी खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते थे कल से रास्ते बंद, रात से रास्ते बंद करना शुरू हो गए। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे जाएंगे? कहते बस बड़ी मुश्किल से, जैसे रात में आया वापस भी चले जाऊँगा। मतलब कि क्या हो जाता है अगर कोई 10,000 इकट्ठे करके बंदा एहतजाज ये तहरीक इंसाफ कर लेती है या जलसा कर लेती है, क्यों हुकूमत इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है PTI के जलसों को रोकने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए? वाई? देखिए जी, लेट मी टेल यू एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि एहतजाज करना, जलसे करना सबका एक बुनियादी हक है और हम समझते हैं कि किसी की जब भी दिल चाहे वो एहतजाज और जलसा कर सकता है। लेकिन एक सवाल ये है कि जी PTI आखिर चाहती क्या है? क्या उस एहतजाज से वो समझते हैं कि उनके लीडर को बाहर आ जाएंगे? क्या उस एहतजाज से वो चाहते हैं वो कि जी उनके लीडर के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे? आज तक पाकिस्तान में कितने लोग एहतजाज के ज़रिए जेलों से बाहर निकले हैं? कितने लोग जो हैं वो एहतजाजों के ज़रिए उनके मुकदमे ख़त्म हुए? ये कभी नहीं होता, ना ही होंगे। और लेकिन अगर उनकी PTI की मंशा ये हो कि जी वो अनारकी फैलाना चाहते हैं, वो कोई इवेंट चाहते हैं, वो कोई एडवेंचर चाहते हैं, जिस एडवेंचर के ज़रिए मुल्क को मज़ीद जो है वो गलत राह पे धकेला जाए, जो कि PTI की एक देरीना कोशिश रही है। अभी भी जो PTI जिस तरह से अमल की पॉलिटिक्स कर रही है, जो नफरत की पॉलिटिक्स हो रही है, जो सोशल मीडिया पे गालम गलोच की पॉलिटिक्स हो रही है, रिसेंटली जो है एक हमारे चीफ जस्टिस साहब के लिए एक बिल्कुल एक गलत, एक काबिल मज़म्मत किस्म का एक वाक़या पेश आया। उसको फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उसको PTI इस्लामाबाद में जो डोनट शॉप का वाक़या, वो उसकी बात करें आप? जी, मैं कह मतलब जो भी, लेकिन उसको जिस तरह फिर PTI हाईलाइट कर रही है, मतलब मुझे पता है क्या, मतलब किसी को गाली देने से क्या किसी की इज्जत कम हो जाती है? किसी को गाली देने से, किसी को बड़ा भला बोलने से क्या उस पर कोई फ़र्क आ जाता है? लेकिन अगर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं कि जी कोई भी बुजुर्ग शख्स हो या कोई भी एक मोतबर आदमी हो,
उसको सड़क पे कोई एक आदमी बदतमीजी कर ले, गलत है। इस कल्चर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। इख्तिलाफ राय अपनी जगह, लेकिन गालिब गलौज के अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन प्रमोट कर? अब अगर आप अब हमें तो नहीं पता कि वहाँ पे डोनट शॉप पे काम करने वाली उसकी एफिलिएशन क्या है। अगर उसकी एफिलिएशन आपको पता तो मैं वो बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं उस बात नहीं कर रहा। चले वो भी कोई भी XYZ होगा, उसको छोड़ दें। उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे कौन ट्रोल कर रहा है, आपको नहीं पता? जी, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। मैं कौन कर रहा है? मेरा सवाल आपने पूछा, कौन कर रहा है? सोशल मीडिया पे इस पे ट्रोलिंग पे मेहनत कौन कर रहा है? अब दोनों तरफ से मुकाबला बराबर का जारी है, विच इज रॉन्ग। चाहे वो PTI की तरफ से हो, चाहे वो नून लीग की तरफ से हो। कोई भी करे, टू रॉन्ग कैन नॉट मेक वन राइट थिंग। मतलब कोई भी गलत कर रहा हो, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपको पता है ना कौन कर रहा है? PTI कर रही है ना? मुझे ये बताएं, अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की तमीज ही ये हो, उसका एक जो है तर्ज सियासत ही ये हो कि हमें सिर्फ लोगों को ट्रोलिंग करनी है, लोगों को गालियां देनी है, सड़कों पे किसी की बेइज्जती करनी है, सबको जो है वो बुरा भला बोलना है, तो हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? और मैं फिर भी कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, सऊदी अरब में हुआ वाकया, सऊदी अरब में हमारे पाकिस्तानियों को इस तरह के लिए उकसाया गया, फिर क्या हुआ? 15 साल की सजाएं हुई उनको। इमरान खान के तो अपने बच्चों को नहीं सजाएं हुई। इमरान खान के अपने बच्चे तो इस चीज में तो आराम से बैठे हुए लंदन में। अच्छा शर्जील साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर वो समझते हैं कि अगर धरने देने से, एहतजाज करने से, जलसे करने से खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो वाकई ऐसा ना कभी हुआ है ना ये हो सकता है। तो अगर वो समझते हैं, समझने दें, आपको भी पता है कि एहतजाज करने से, जलसे करने से इमरान खान ने बाहर नहीं आना। मेरा सवाल ये था कि हुकूमत, अगर किसी को नहीं भी पता ना कि यहाँ पर आज PTI का एहतजाज है, वो हुकूमत सबको बता देती है। कैसे? अपने एक्ट से, जब रास्ते बंद होते हैं, जगह जगह लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किसी को नहीं भी पता कि PTI का एहतजाज है, जलसा, उसको भी पता चल जाता है। इस तरह लगता है कि हुकूमत अपने एक्ट से खुद प्रमोट कर रही है PTI के इवेंट्स को। देखिए, मैं आपकी बात से एक हद तक अग्री करूंगा कि हुकूमत कुछ ओवर प्ले कर जाती है, जिससे वो एक चीज जो ऑर्गेनिक भी एक चीज नहीं हो रही होती, उसमें भी थोड़ा बहुत हवा आ जाता है। लेकिन मैं इस नुक्ते पे मैं आपसे अग्री करता हूँ। लेकिन देखिए जी, हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी भी तो है ना, क्योंकि जो प्रीवियस इनका रिकॉर्ड रह चुका है 9 मई वाला, तो 9 मई वाले उस रिकॉर्ड के बाद कौन रिस्क उठाएगा कि जी आप बिल्कुल मादर पे आज़ाद छोड़ दें उन लोगों को, ताकि किसी के घर में घुस जाएं, किसी के घर में जाके आग लगा दें, किसी की बस को आग लगा दें, किसी की एम्बुलेंस को आग लगा दें, कुछ लोगों को मार दें। तो ऐसा तो हुकूमत नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि आप पहले भी जब हुकूमत ने थोड़ा बर्दाश्त किया, तो आपने आजमा के देख लिया जो उन्होंने 9 मई को किया था। तो अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर ये कॉल देते हैं तो हुकूमत सो जाए, हुकूमत चुप कर जाए, हुकूमत सड़कें खोल दे, ताकि ये फिर आके जो इन्होंने तबाही मचानी हो तबाही मचाएं। तो हुकूमत को दोनों तरफ से भी प्रॉब्लम है ना, अगर नहीं करती तो भी अदाब में, करती है तो भी अदाब में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।